इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री के बारे में हमें 3 बातें देखनी है। एक तो इसकी भूमिका, दूसरा इसकी सामान्य बातें या सामान्य पहलू, और उसके बाद में देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री की भूमिका। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। ये बात आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बात हम काफी बार पढ़ चुके हैं। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और संसदीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है कि इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं या 2 प्रकार के प्रमुख पाए जाते हैं। एक तो होता है औपचारिक कार्यपालिका, औपचारिक कार्यपालिका, कार्यपालिका या बोल सकते हैं औपचारिक प्रमुख, एक ही बात है, कार्यपालिका या प्रमुख। और दूसरा होता है वास्तविक, वास्तविक कार्यपालिका या वास्तविक प्रमुख। ये जो औपचारिक है इसको नाम मात्र का भी बोलते हैं, नाम मात्र। तो संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं या 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होता है नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख। तो जो ये औपचारिक प्रमुख है या नाम मात्र का प्रमुख है इसको बोलते हैं राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है और वास्तविक प्रमुख है मंत्री परिषद। राष्ट्रपति अपने शासन संबंधी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। शासन पर वास्तविक नियंत्रण मंत्री परिषद का होता है और इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। एक है औपचारिक कार्यपालिका, दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। तो औपचारिक कार्यपालिका है राष्ट्रपति और वास्तविक है मंत्री परिषद सहित प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री की सलाह ही मंत्री परिषद की सलाह होती है क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री की भूमिका। जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है। तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री की भूमिका। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की सामान्य बातें या सामान्य पहलू। सामान्य बातें, तो सामान्य बातों में सबसे पहले है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसके राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत हो। यानी कि जिस राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत होता है, लोकसभा में बहुमत होता है, बहुमत होता है, उसी राजनीतिक दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसके राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत होता है। जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को
प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है उसके राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी नियुक्ति। अब देखते हैं इसका कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन यह फिक्स नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल इससे कम भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक लोकसभा प्रधानमंत्री में विश्वास रखती है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, यदि लोकसभा प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। लेकिन यदि लोकसभा चाहे तो प्रधानमंत्री को समय से पहले भी हटा सकती है। और किसके द्वारा हटा सकती है? अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके। तो ये तो गई प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसका कार्यकाल। अब देखते हैं इसकी योग्यताएं। प्रधानमंत्री की योग्यताएं, तो सबसे पहला पॉइंट तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। भले ही वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। यानी कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य तभी बन सकता है जब उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष की हो। इसके अलावा जो तीसरी योग्यता होती है वो यह होती है कि वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं। तो आपको एक बात याद रखना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसके राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत हो। देखो, वास्तव में होता क्या है कि जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उस राजनीतिक दल के जो सभी सांसद होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनकी एक बैठक होती है जिसको बोलते हैं संसदीय दल की बैठक। संसदीय दल की बैठक। तो लोकसभा में जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके सांसदों की एक संसदीय दल की बैठक होती है, और इस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। फिर उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो ये हो गई प्रधानमंत्री के बारे में सामान्य बातें या सामान्य पहलू। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। देखो, यहाँ पर हम अनुच्छेदों की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहली जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो ये है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि जो मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। देखो, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75(1), इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा।
यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, और जो मंत्री परिषद के अन्य मंत्री होते हैं या अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो इस प्रकार मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसकी जो इच्छा होती है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो ये तो गया पहला कार्य। दूसरा है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। तो किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है या किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने में राष्ट्रपति की नहीं चलती है, बल्कि कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है। तीसरा कार्य है मंत्री परिषद का पुनर्गठन। मंत्री परिषद का पुनर्गठन का मतलब है मंत्रियों के जो विभाग होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उनमें बदलाव करना। यानी कि प्रधानमंत्री किसी भी समय मंत्री परिषद का पुनर्गठन कर सकता है। किसी भी मंत्री से कोई भी विभाग छीन सकता है या किसी एक मंत्री को एक से अधिक विभाग दे सकता है। किसी भी मंत्री को मंत्री परिषद से बाहर निकाल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं किसी भी मंत्री को मंत्री परिषद से बाहर नहीं निकालता है, बल्कि राष्ट्रपति को कह करके मंत्री परिषद से बाहर निकलवाता है। तो तीसरा कार्य क्या है? मंत्री परिषद का पुनर्गठन करना। यानी कि किसी भी नए मंत्री को मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है और किसी भी पुराने मंत्री को मंत्री परिषद से बाहर कर सकता है। मंत्रियों के जो विभाग होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उनमें बदलाव कर सकता है। जो चौथा कार्य है वो यह है कि मंत्री परिषद का अंत करना। मंत्री परिषद का अंत करना। देखो, मंत्री परिषद का जो जीवन है, यानी कि उसका निर्माण है, उसका संचालन है, या जो मंत्री परिषद का अंत है या मंत्री परिषद की मृत्यु है, इन सभी में प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका होती है। प्रधानमंत्री यदि त्यागपत्र दे दे, प्रधानमंत्री यदि अपना त्यागपत्र दे दे, अपने पद को रिक्त कर दे, तो संपूर्ण मंत्री परिषद का अंत हो जाता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है, त्यागपत्र दे देता है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद का अंत हो जाता है। इसके अलावा यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी मंत्री परिषद का अंत हो जाता है। इसके अलावा यदि लोकसभा प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री के साथ साथ संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इन तीनों परिस्थितियों में संपूर्ण मंत्री परिषद का अंत हो जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में केंद्रीय भूमिका रखता है। तो ये हो गई हमारी 4 शक्तियां। अब प्रधानमंत्री की 5वीं शक्ति है मंत्रिमंडल की या मंत्री परिषद लिख लो, एक ही बात है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है या मंत्री परिषद की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिमंडल में कौन कौन से विषयों पर विचार किया जाएगा या फिर उसका जो कार्य संचालन है, उन सभी का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है।
और जो प्रधानमंत्री कोई निर्णय ले लेता है तो वह निर्णय सभी मंत्रियों को मानना आवश्यक होता है। यदि कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री के निर्णय से असहमत है तो उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। प्रधानमंत्री ही यह निर्धारित करता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से विषयों पर विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये हो गई 5 प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। अब देखते हैं छठी शक्ति। छठी है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करना। कड़ी का मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, यानी कि समन्वय करने वाला। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय करने का कार्य करता है, संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है। यदि किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति से मिलना है तो प्रधानमंत्री की अनुमति लेना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है। इसके अलावा यदि मंत्रिपरिषद किसी विषय पर कोई निर्णय करती है तो उस निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री ही पहुंचाता है, या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कोई निर्देश देता है तो उन निर्देशों की जानकारी मंत्रिपरिषद तक प्रधानमंत्री ही पहुंचाता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का कार्य करता है, और इसके लिए अनुच्छेद है 78 यानी कि अनुच्छेद 78, यानी कि इसका जो ये कार्य है इसका विवरण अनुच्छेद 78 में किया गया है। तो ये हो गया हमारा छठा कार्य। अब सातवां कार्य है राष्ट्रपति का सलाहकर्ता एवं सहायक। देखो, जो राष्ट्रपति अपने कार्य करता है, शासन संबंधी जो भी कार्य करता है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। देखो, सैद्धांतिक रूप में तो राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, लेकिन वास्तव में जो मंत्रिपरिषद की सलाह है वह प्रधानमंत्री की सलाह ही होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। तो इसलिए वास्तव में राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। इसके अलावा जो संविधान है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मान लो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि यह सलाह उचित नहीं है तो राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास लौटा सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद फिर से उसी सलाह को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो अब की बार राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी कि ये सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। अब देखते हैं आठवां कार्य। आठवां है नियुक्तियों संबंधी शक्ति। नियुक्तियां संबंधी शक्ति। जो शासन में जो केंद्रीय शासन होता, जो केंद्र सरकार होती है, उसमें प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति उन अधिकारियों की नियुक्ति अपने विवेक से नहीं करता है।
राष्ट्रपति अधिकांश नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, या फिर एक उच्च स्तरीय समिति की सलाह से करता है। राष्ट्रपति शासन संबंधी नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है या दूसरा एक समिति की सलाह से करता है। किससे करता है? समिति की सलाह से करता है। और ये समिति किसके नेतृत्व में बनाई जाती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाई जाती है। तो इस प्रकार जो भी नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों संबंधी अंतिम रूप से शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है। तो ये हो गई हमारी 8वीं शक्ति। अब है 9वीं शक्ति। 9वीं शक्ति है सरकार का मुखिया। सरकार का मुखिया। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और सरकार का मतलब क्या होता है? मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका होती है या जो सरकार होती है उसका मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। शासन संबंधी निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ही यह निर्धारित करता है कि शासन संबंधी नीतियां किस प्रकार बनेंगी, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। उसके अलावा सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो राज्य होता है, राज्य का मतलब हमारा भारत देश, यानी कि जो राष्ट्र होता है उसका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये हो गई हमारी 9वीं शक्ति। अब देखते हैं 10वीं शक्ति। 10वीं शक्ति है सदन का नेता। सदन का नेता। सदन का नेता तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और सदन का मतलब लोकसभा का नेता होता है। देखो लोकसभा में एक तो होता है सदन का नेता यानी कि सरकार का नेता। तो जो पक्ष होता है यानी कि जो सत्ता पक्ष होता है, जिसकी सरकार होती है या फिर जिस राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत होता है, तो उस दल की तरफ से लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और दूसरा होता है विपक्ष का नेता। इसकी लगता है स्याही इसकी खत्म हो गई है मार्कर की। तो जो विपक्ष का नेता होता है एक तो वो होता है और एक होता है सदन का नेता। तो लोकसभा में सदन का नेता तो प्रधानमंत्री होता है और विपक्ष का नेता जो सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल होता है लोकसभा में उसका होता है। और इसके लिए आवश्यक है कि किसी सबसे बड़े राजनीतिक दल ने कम से कम लोकसभा की 1/10 सीटें प्राप्त की हों। तो वर्तमान में लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि लोकसभा में किसी भी विपक्षी दल के पास कम से कम 1/10 सीटें नहीं हैं। यानी कि लोकसभा की जो 545 सीटें हैं जितनी भी हैं उनका 1/10 भाग जिस भी विपक्षी दल के पास होगा उसी विपक्षी दल का क्या बनेगा? फिर विपक्ष का नेता बनेगा। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के पास इतनी सीटें, लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास इतनी सीटें नहीं हैं। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, केवल सदन का नेता है और वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेतृत्व करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही लोकसभा के बहुमत के आधार पर बनता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कार्य करती है। अब इसका जो अंतिम कार्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रधानमंत्री की भूमिका। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उनमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ही भाग लेता है, या जो ज़्यादातर विदेशी दौरे होते हैं, विदेशों में जो यात्राएं होती हैं